कैसे वो एक मिडिल क्लास से साइंटिस्ट तक का उनका सफ़र। फ्रेंड्स सर्कल अच्छा होना ज़रूरी है आपका। अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा तो आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करते रहेंगे। एग्रीकल्चर में आने के बाद फील हुआ कि जो भी गोट्स के प्लान होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो सर आईआरआई को आप कैसे देखते हैं, मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन, मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ के स्टूडेंट्स का माइंडसेट, आप इस चीज़ को तो सर जैसे एमएससी बेसिस पे जो देते हैं तो क्या उसमें रिसर्च पेपर होना कंपलसरी है? अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे को सोचते हैं कि केवल एआरएस तो आईआईएम वालों को ही होता है। माइंडसेट बना दिया सर, वो सिर्फ उन्होंने माइंडसेट बनाया है, मतलब ये कि हाँ, आप हम ये केवल आईआरआई के स्टूडेंट्स के लिए बना है। मेंस के आंसर को मुझे स्ट्रेंथन करना होता था, हम्म, तब मैं चैट जीपीटी पे सर्च करता था, तो वो मुझे हम्म, एक ऑर्गेनाइज वे में अपना कैसे आंसर लिखना है वो हम्म। प्रिपेयर करके देता था। आपको साइंटिस्ट से ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं होती है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट सैलरी इन टर्म्स ऑफ बेसिक पे। एआरएस क्या होता है और इसके एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है और इसके थ्रू किस पोस्ट पे हम जाते हैं और किस पोस्ट तक जा सकते हैं तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने रिजल्ट देखा, तो आपने कैसा महसूस किया फर्स्ट टाइम आपने जब लिस्ट खोली होगी, जब रिजल्ट आया तो आपको पहला कॉल किसका आया कि रिजल्ट आ गया? प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप जिस भी डिवीज़न से तैयारी करें उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और जो आज आपका वीडियो देखकर हुँ। वो ये सोचे कि क्या मैं आरएस में भी बन सकता हूँ क्या, तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ये पॉडकास्ट है या इंटरव्यू है जो, वो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो आज हमारी जो गेस्ट है वो एक स्टूडेंट नहीं है, एक स्कॉलर नहीं है, वो है स्वयं वैज्ञानिक नीलेश सर, जिनका हाल ही में एआरएस में चयन हुआ है। तो सर आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने रिजल्ट देखा, तो आपने कैसा महसूस किया फर्स्ट टाइम आपने जब लिस्ट खोली होगी, जब रिजल्ट आया तो आपको पहला कॉल किसका आया कि रिजल्ट आ गया? पहले मेरे सामने एक जूनियर बैठा हुआ था, अच्छा। तो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। हाँ, हाँ। तो उसने बोला कि सर रिज़ल्ट आ गया है, तो मैंने उसको बोला मज़ाक मत करो, इतना जल्दी एसआर भी रिज़ल्ट देने वाला नहीं है। हाँ, हाँ। तो वो बोला सर सच में रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर मैंने एसआरबी की वेबसाइट खोली और पीडीएफ डाउनलोड करी वहाँ से। डर तो लग रहा था लेकिन फिर मुश्किल से थोड़ा हिम्मत जुटा के पीडीएफ खोली। फिर उसके बाद पीडीएफ खोलने के बाद थोड़ा स्क्रॉल किया तो मुझे तो अपना सर नाम। मिला नहीं होगा एक बार तो रीडिंग की, हाँ, खाएँ, खाएँ। वही। तो फिर हड़बड़ाहट में होते हैं हम जल्दी में, लेकिन फिर मुझे अपना नाम दिख गया। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया और फिर घर पे बधाई दी, तो वो खुशी एक अनूठी है। कैसा पल था सर वो, मतलब जब आपने घर पे कॉल करके बताया होगा कि मेरा चयन हो गया वैज्ञानिक पद पे, साइंटिस्ट हाँ, पे? तो घर वाले बड़े खुश थे क्योंकि घर वालों को बड़े लंबे समय से इंतज़ार था और सब हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सबको आशा रहती है कि जल्द से जल्द हमारी जॉब लग जाए। तो घर वाले तो बहुत खुश हुए, बिल्कुल सर, बहुत देर खुश से हुए। आई पर दुरुस्त आई, बहुत हाँ, बढ़िया। वही। और तो सर हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में आप बता दीजिए। Hello everyone. Myself Nilesh Joshi. I belong to Neemuch, Madhya Pradesh. I did my graduation from Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, Rajasthan. Thereafter, I secured All India rank second in Junior Research Fellowship JRF exam and admitted at IRI Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, in the division of genetics and plant breeding. Thereafter, I pursued my PhD in same division genetics and plant breeding, uh, and currently I secured all India rank 3 in agriculture research scientist exams. हाँ सर, सर का तो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक इनसे ही काफ़ी पुराना वास्ता रहा है। सर का जीआरएफ में भी सेकंड रैंक था, अभी एआरएस में थर्ड रैंक आया है। बहुत बढ़िया सर। तो सर जो हमारे क्या है कि जो दर्शक है वो बीएससी ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स है, बीएससी Yes, sir. एग्रीकल्चर के भी। तो ये एआरएस क्या होता है और इसके एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है और इसके थ्रू किस पोस्ट पे हम जाते हैं और किस पोस्ट तक जा सकते हैं, थोड़ा सर इसको बताइए। So basically, agriculture research scientist is a prestigious job in the field of agriculture. So एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है और इसका ईयरली रिक्रूटमेंट आते हैं टाइमली। कुछ सालों से थोड़ा डिसकंटिन्यूस हो गया है, नहीं तो कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट आता है। तो एसआरबी इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और पहले जब मास्टर्स लेवल पे होता था
तो अब ये 3 फेजेस में होता है एग्ज़ाम। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर होते हैं। तो उस क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। उसमें जो प्रीवियसली होता था उसमें 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते थे और 5 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते थे और बाकी 40 क्वेश्चंस होते थे, वो ऑब्जेक्टिव होता था, ईच कैरी 2 मार्क्स का। ओके, तो ये तो ये पहले का पैटर्न था हाँ, सर। ये 240 मार्क्स का पैटर्न था, पहले का पैटर्न था। जो पीएचडी बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ है वो 300 मार्क्स का था, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये इट वाज सोलली बेस्ड ऑन दी डिस्क्रिप्टिव बेसिस, मतलब ओके सर। मेंस एग्जामिनेशन। हाँ देयर सर। वाज नो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिस टाइम। सो इसमें 300 मार्क्स थे, उसमें से 5 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस थे और 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस थे और 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस थे। तो इस तो बार पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था सर, हाँ, पूरा लिखना था मतलब 3 घंटे 3 में। घंटे लिखना था। इट वाज वेरी लेंथी एग्जाम। हाँ तो सर। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, डिस्क्रिप्टिव बेसिस के जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो सर अब तो वापस से जो एसआरबी है उसका नोटिफिकेशन आ गया, हाँ, और फिर से जो एमएससी बेसिस पे है वो इसकी क्वालिफिकेशन हो गई हमारे एआरएस की। तो अब जिसकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है किसी भी डोमेन में, तो वो उस डिवीजन से जो है हाँ, एग्जाम अब एग्ज़ाम। दे सकते हैं। तो सर इसमें जैसे हम तो अब जो आगे स्टूडेंट देंगे वो तो एमएससी बेसिस पे ही देंगे, हाँ, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो सर सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, यस। तो सर प्रीलिम्स की कैसे प्रिपरेशन करें, मीन्स आपकी जो जेनेटिक्स जो डिवीजन है उसके अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। अगर हम इन जनरल बात करें तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप जिस भी डिवीज़न से तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो एएसआरबी सिलेबस रिलीज़ करती है एट द नोटिफिकेशन के साथ में, तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपकी टेबल पे या फिर आपके साथ में आपका सिलेबस होना चाहिए। आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू हो जाइए और आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। डेली का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि इस टाइम मुझे उठना है और इस टाइम मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको मेंस का भी साथ ही साथ में नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो एक शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए और उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। शेड्यूल को अगर आप उसको 70 to 80% भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो इट विल लीड टू गुड रिजल्ट्स। सर जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करो तो उसके साथ साथ ही नोट्स बना लो, हाँ। तो सर नोट्स कैसे बनाएं, मतलब बुलेटिन पॉइंट्स में हम नोट्स बनाए या फिर किस फॉर्मेट में, मतलब यस। नोट्स। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती है आपकी और जो आपके आईरे के नोट्स हैं, हम्म तो उससे आप ना बुलेट पॉइंट के फॉर्म में वन लाइनर नोट्स तैयार कर लें। हम्म जैसे कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, हम्म ओके, कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं, कोई हम्म इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम्म ठीक है, कोई डेटा डेटा है तो उनको आप वन लाइनर के फॉर्म में तैयार कर लें। जी सर। तो ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको एकदम बुलेट पॉइंट में शॉर्ट में तैयार करने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपके पास कुछ 10-15 दिन बचेंगे तब आपके वो रिवीजन के टाइम पे अच्छे से काम आते हैं। ओके, मीन्स जी। लास्ट में जब मेंस की तैयारी करनी हो तो आप बुलेट पॉइंट्स से एक बार हाँ, गो थ्रू हो जाइए, ताकि जिससे जो आपका जो भी सिलेबस है पूरा पूरा लास्ट टाइम में कवर हो हाँ, जाएगा। अच्छे से कवर हो सर जाए। एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस हुँ, दोनों दोनों में बहुत डिफरेंस है। हुँ, प्रीलिम्स में तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो हुँ, अगर हमें थोड़ा बहुत भी याद रहे तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। हुँ, बट मेंस ऐसा है ना कि मेंस में तो हमें खुद से लिखना है वहाँ पे, और हाँ, लिखना भी है कि तुरंत जिस रेट में हम सोच रहे हैं उस रेट में ही लिखना भी होता है। तो इस चीज़ को मतलब कैसे करें, मतलब अचीव कैसे करें, कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करें? हाँ, तो जैसे कि आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है, हुँ, हुँ, तो उसके बाद आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना है। हुँ, हुँ, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको नोट्स तो प्रिपेयर जो आपने किए थे प्रीलिम्स हुँ, के हुँ, टाइम पे वो, और कुछ टॉपिक्स अगर बच गए हैं, हुँ, तो उस ड्यूरेशन के दौरान आप मेंस के नोट्स तैयार करें। साथ ही में मेंस की तैयारी के लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। तो आप प्रैक्टिस करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, हुँ, हुँ, आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर एआरएस के क्वेश्चंस हैं, हुँ, हुँ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, हुँ, हुँ, उनको प्रिंट करवा लें आप हुँ, और उनको अपने पास रखें हुँ, और वीकली एक टेस्ट ज़रूर लिखें। तो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखना ज़रूरी है, मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस के टाइम पे ही जब हुँ, मॉक हुँ, करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें
और उसमें से कीवर्ड्स देखें कि कीवर्ड्स क्या हैं, और उन कीवर्ड्स को पढ़ लें 5-10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन को पहली बार में अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है और उसको समझना ज़रूरी है। आप 5-10 सेकंड में पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक विजुअल इमेज बनाएं कि मुझे ये पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। तो आप उसको माइंड मैप तैयार कर लें। एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा तो आपके पास पॉइंट्स धीरे धीरे रिकॉल होने लगेंगे। फिर आप सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का डेफिनेशन जरूर लिखें। डेफिनेशन डाटा के साथ लिखेंगे तो थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करता है। तो सबसे पहले डिफाइन करें, फिर आता है बॉडी पार्ट, उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। जी सर। तो उसमें आप उस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमें बुलेट पॉइंट के फॉर्म में ही लिखना होता है, लेकिन उसमें आप कोई अगर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का तो उसमें आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो हमें एक अच्छा विजुअलाइजेशन देता है, और एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि कम टाइम में आप कैसे आपने अच्छे से क्वेश्चन को टैकल किया है। क्योंकि सर जैसे क्वेश्चन है कोई भी डिस्क्रिप्शन हम्म में हमें लिखना है तो हम्म, आंसर तो सभी लिख रहे हैं उसमें। हाँ, आंसर सभी लिख रहे तो हैं। इसमें मीन्स अगर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है तो केवल हम कि वे वो प्रेजेंटेशन क्या है हमारा। हाँ, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। जैसे हर एक कोई भी हमने पॉइंट लिखा तो उसमें एग्जांपल लिखना जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, कि हम बात करें, अगर एग्रोनॉमी की बात करें, हम्म, तो क्वेश्चन आया कि एग्रोनॉमी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हमें पहले एग्रोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद एग्रोनॉमी के क्या क्या रोल है वो, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स हैं सॉलिड, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, उसकी कौन कौन सी वैरायटी किसी क्रॉप में अगर रिलीज हुई है तो उनको आप ज़रूर लिखें। एग्जांपल से आपको आपके आंसर को स्ट्रेंथन करना होगा, और फिर लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं। सर डेटा का क्या रोल है, मीन्स जैसे आपने बताया एक बार पहले भी डेफिनेशंस में भी डेटा होना चाहिए, तो उसका क्या रोल है, मतलब कि उससे हमारा जो जैसे बोलते हैं कि वेट जो आंसर में दम मतलब हो जाता हाँ, क्योंकि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें डेटा, आप डाटा साइट कर रहे हो तो उसमें उसका सोर्स भी बताना ज़रूरी है कि मैंने इस सोर्स से लिखा है। जैसे प्रोडक्शन का डाटा अगर कहीं आप साइट कर रहे है। हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर आपने कहाँ से उसको पढ़ा है वो ज़रूर लिखें, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी आपने उठाया है वहाँ से ले, क्योंकि डेटा के थ्रू ही आप बताएंगे कि डाटा के थ्रू इस आप अपने क्वेश्चन को स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, उसको हम अगर साइट करते हैं तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जी सर, और मोस्टली जैसे सर आपने पेपर दिया हम्म तो मीन्स क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं या बहुत बेसिक्स होते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आपने एनालिसिस किया होगा कि पेपर उस टाइम पे मतलब सर। कभी कभी तो रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हम्म, जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम्म, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम्म, कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट टाइप होते हैं। हम्म, लेकिन आपको एट ए टाइम ही उनको हैंडल करना होता है। हम्म, बस आपको जितना भी पता है उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस करना होता है, हम्म, और टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जैसे 5 मार्क्स की क्वेश्चन है तो आपको कितना टाइम देना है। जैसे हम पिछले बार की इसी पीएडी बेसिस पे जो एरस हुआ उसकी बात करें, तो इसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था। हाँ हाँ। तो इसमें जो 5 मार्क्स के 25 क्वेश्चन थे उसको हम्म, आपको 1 घंटे के अंदर टैकल करना था। हम्म, तो और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसको भी आपके आसपास 5 to 6 मिनट ईच क्वेश्चन को आपको टैकल करना था। और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसको उसके लिए भी आपके पास अराउंड 5 to 6 मिनट थे। तो इसके लिए आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। हम्म, जितने आप मॉक्स लिखेंगे, जितना हम्म, अच्छे से जितने मॉक्स लिखेंगे और जितना रिवाइज करेंगे हम्म, अपने नोट्स को, हम्म, जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो भी आपने खुद नोट्स बनाए हैं हम्म, प्रिपरेशन के टाइम, हम्म। उनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। विदाउट रिवीजन you cannot reproduce what you have read during your preparation, and practice is the most important part of mains examination. जी सर, जैसा कि आपने बताया कि नोट्स का तो इम्पोर्टेंस है ही, हम्म तो जैसे रेफरेंस बुक है हम मान लीजिए कि बीडी सिंह या कोई भी हम हाँ, अगर कुंदन हम सिंह कोई जय भी बुक अभी हाँ पढ़ रहे हैं तो उसको मतलब उसको बुक में नहीं हमारे की पॉइंट्स में जो है अलग से मेंशन कर ले। हाँ, अलग से मेंशन कर रहे हैं। जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव वाली बुक पढ़ रहे हैं, हम्म, तो उसमें से साइंटिस्ट के नेम, हम्म, कौन से ईयर में कौन सी डिस्कवरी हुई थी, बिग बिग डिस्कवरी, जैसे
डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया था, हम्म, किसने दिया था, तो हम्म। आपको ईयर के साथ और साइंटिस्ट के नेम के साथ आपको पता रहना चाहिए कि ये डिस्कवरी इस टाइम पे हुई थी और ये इसने करी थी। और सर जैसे क्वेश्चंस का ये है कि जैसे हम मेंस की तैयारी करें हम्म। तो उसमें खुद से जैसे कोई भी टॉपिक देखा तो हम ऐसे कोशिश करें क्या उसमें कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मतलब उससे थोड़ा। हाँ, आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या नहीं हम्म, पूछा जा सकता। हम्म, अ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें। हम्म, उनको एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, एक बेसिक जनरल आइडिया आ जाएगा हम्म, कि इस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है। हम्म, तो आप प्रिपरेशन के टाइम पे भी वो कर सकते हैं और उससे आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक का एक पेज में नोट्स आप अच्छे से बनाएं। हम्म। आपके पास एट द टाइम आप एग्जामिनेशन हर एक टॉपिक का एक एक पेज का नोट्स होना चाहिए, एक डेढ़ पेज का नोट्स होना चाहिए। एक टॉपिक का मतलब हम्म। एक पेज का नोट्स होना हाँ, चाहिए मिनिमम। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, हम्म, तो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, डिफरेंट थ्योरी किसने दी थी, हम्म, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कौन सी हम्म, वेराइटी, कौन सी क्रॉप, हम्म, अगर राइस में है तो कितनी हम्म, वेराइटी रिलीज हो गई है हम्म। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से जी सर। रिलेटेड, है ना, और एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको एक डेढ़ पेज में तैयार होना चाहिए या आपके लिए। इंडिया में जैसे अभी क्या हाँ, स्थिति है, मतलब इसको करंट सिनेरियो क्या है कंजर्वेशन फार्मर्स एग्रीकल्चर्स क्यों का अडॉप्ट फॉर्म। नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या हाँ, सर फार्मर्स से रिलेटेड कुछ। हाँ, जेनेटिक्स तो में तो नहीं आते हैं ऐसे, हम्म, लेकिन दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, हम्म। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हाँ हाँ। वहाँ पर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा। हाँ, और जेनेटिक्स में जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड जो करंट सिनेरियो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी तैयार रखें ऐसे हम्म। टॉपिक्स को। सर पार्टिकुलरली हम जेनेटिक्स की बात करें ओनली, हम्म। तो उसके लिए पार्टिकुलर जेनेटिक्स के लिए ओनली कौन कौन सी बुक्स जो है आप रिकमेंड करना चाहोगे कि आपको ये तो इनसे तो नोट्स बनाने ही है, मतलब जैसे यूनिट वाइज आप बताना चाहो या फिर आप डायरेक्टली अगर सजेस्ट करना चाहो ओनली जेनेटिक्स के लिए। हाँ, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें रोहिताश, तो हम्म, प्रीलिम्स के लिए हम्म, हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे फुंदन सिंह, हम्म, बीडी सिंह, तो हम्म, बीडी सिंह का जेनेटिक्स का बुक आता है एक, हम्म, और बीडी सिंह का एक, बीडी सिंह एंड प्रसाद का एक प्लांट ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव बुक है। हम्म, तो इन दोनों को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। जी उसके सर। अलावा शॉर्ट नोट्स वाली एक दो बुक्स हैं, हम्म, जिसमें है जेनेटिक्स मेड इजी एंड प्लांट ब्रीडिंग मेड इजी, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम साइटोजेनेटिक्स की बात करें, हम्म, तो आपको पीके गुप्ता बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए साइटोजेनेटिक्स के लिए। जी सर। और मार्कर स्टेट सिलेक्शन के लिए डॉक्टर ए सिंह, जो हमारे फॉर्मर डायरेक्टर थे जी आईआरआई के, सर। उनकी जो बुक है, वो मार्कर स्टेट सिलेक्शन के लिए, मार्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। जी सर। हाँ, और अगर हम क्वांटिटी जेनेटिक्स की बात करें, हम्म, तो सी एन नारायण बुक क्वांटिटी जेनेटिक्स के लिए है, जो आपको प्रीलिम्स के टाइम पे अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, ये इन बुक से कवर हो जाते हैं हमारे। ओके सर, ओके सर। और अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें, जी सर। तो जो टॉपर्स के नोट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ें आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें। हम्म, उसके अलावा एक रेड्डी सर की बुक है, हम्म, की नोट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हम्म, तो उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप दे रखे हैं, तो हम्म, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं आपकी नोट्स के लिए। बाकी ये सजेशन है कि खुद से नोट्स बनाएं, हम्म, उसमें आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी, और हम्म, आप अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि हम जब खुद से लिखते हैं, हम्म। तो हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती है। और लिख के याद करना चाहिए सर हाँ, जितना हो सके। जितना हो सके लिख के याद करो। और सर जो आप टेस्ट कर देते थे पहले, आप मॉक टेस्ट बता रहे हो जैसे, तो हुँ। आप पूरा टाइमर सेट करके देते थे जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मतलब किसके हाँ, हाँ, अकॉर्डिंग, तो मतलब आप माइंड जब सेट। भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि 5 वीक अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो फिर सैटरडे या संडे को एक मॉक ज़रूर लिखें। जी सर। तो फुल फ्लेज्ड मॉक लिखें, जी मतलब सर। पूरा 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर अ, अगर हम पिछले एमएससी बेस की बात करें, तो उसमें जो 2 1/2 आवर का जो होगा, तो उसमें आपको फुल फ्लेज्ड मॉक लिखना प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो उसमें आपको टाइमर सेट करके बैठें, और उसमें इतने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम में ख़त्म करना है। जैसे हम पिछले पीएचडी बेसिस पे जो एआरएस हुआ उसकी बात करें, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसको आपको 2 मिनट और 40 सेकंड में ख़त्म करना था। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 5-6 मिनट में ख़त्म करना था, और ऐसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आप 5-6 मिनट में ख़त्म करना था।
तो ये चीज़ें एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक में प्रैक्टिस करनी होती है। जी सर। तो मॉक भी आप उतना ही सीरियसली दें, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो। तो जब जी आप एग्ज़ाम में जाएँगे, युद्ध के मैदान में जाएँगे, तो आपको ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो आप पहले ही अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे, पसीना बहा लेंगे, तो फिर बाद में तकलीफ़ नहीं आएगी। इसलिए जितने मॉक प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही बेटर है और टाइमर लगा के ही आप मॉक प्रैक्टिस करें, जी तो सर। ये अच्छा होगा। सर एक और मेरा सवाल है कि सर जैसे हम डिस्कशन करते हैं कभी भी, तो वो हमेशा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। हुँ। तो इसमें मतलब एआरएस मेंस वगैरह में राइटिंग में कुछ डिस्कशन का रोल है कि जैसे आपने कोई टॉपिक लिया, आपके हाँ। कोई दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, तो कि हम चलो आज बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं तो जो हमारे पॉइंट दिमाग में होते हैं वही तो बाहर आएँगे और वही हम लिख पाएँगे। हाँ, तो सही ऐसा बात सर है। डिस्कशन का कुछ है फ़ायदा? हाँ, डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी एक दिमाग की कैपेसिटी होती है क्योंकि हमें उतना जितना हम पढ़ते हैं उतना जी, याद नहीं रहता है और उतना एग्ज़ाम में रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। जी सर। लेकिन अगर आप चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ अगर अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो दूसरा बताता है वो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती है। जी सर। जैसे हम एक तो किताब से पढ़ते हैं, हाँ सर। वो उतना हमें याद नहीं रहता और हम अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जी सर। लेकिन अगर आप पीयर के साथ डिस्कस करते हैं, तो हमें याद आ जाएगा कि हाँ, हमने रोहितास के साथ उस दिन वो डिस्कस हाँ, किया था। हाँ, वो चीज़ें तो याद रहती हैं। डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर डेली 1 एंड 1 हाफ आवर तक आप डिस्कस कर पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और मुझे एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प हुई एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन एज़ वेल एज़ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो हम डिस्कस करते थे चीज़ों को और हम तो इवन मॉक टेस्ट दिए हमने साथ में दिए हैं। हम हमारे जो फ्रेंड्स थे, हमने साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करी है और एक दूसरे को चेक करवा लेते थे। जैसे मैंने मॉक लिखा हाँ, तो रोहिताश ने चेक कर दिया हाँ। और रोहिताश ने मॉक लिखा तो मैंने चेक कर लिया। तो जी सर। पीयर रिव्यू हो जाता है इसमें, तो इससे हमारी जो वीकनेसेस हैं हुँ। और स्ट्रेंथ्स हैं वो हमें पता लग जाती है। तो आप मॉक प्रैक्टिस करें और उसको आपस में एक दूसरे से इवैल्यूएट करवा लें। हाँ तो सर, क्योंकि इवैल्यूएशन से हमें पता चल जाएगा, एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा इवैल्यूएशन से। होता ये है ना कि सर जो कमियाँ होती है जैसे हमें खुद की नहीं दिखाई देती और हम दूसरे की अगर देखेंगे तो हमें यहाँ की हम इसको ऐसे कर हाँ, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आप अच्छे से मॉक प्रैक्टिस करें और एक दूसरे से इवैल्यूएशन करवाएँ और जब आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर में आप अंडरलाइन करना ना भूलें और एग्ज़ाम्पल लिखना ना भूलें। एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे से हाइलाइट कर सकते हैं और जो की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर, उसको आप अच्छे से हाइलाइट करें, ताकि एग्ज़ामिनर को ज़्यादा उसमें मेहनत ना करना पड़े और उसको जो क्वेश्चंस का की पॉइंट्स हैं, वो हुँ, उसमें कवर हो जाएँ। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका क्वेश्चन आंसर पूरे से हाँ। अच्छे से पढ़े, तो आप हाइलाइट ज़रूर करें हर एक सर क्वेश्चन दूसरा को। पेन भी यूज़ में ले सकते हैं क्या इसमें जैसे ब्लैक पेन से मैंने लिख दिया खुद या उतना टाइम नहीं मिलता वहाँ? नहीं, एक्चुअली ये बहुत ही लेंदी एग्ज़ाम है, तो दूसरा पेन करने यूज़ करने का तो टाइम नहीं दूसरा मिलता। कलर बस का आप हम उसको हाइलाइट कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे आंसर लिख रहे हैं, उसी हुँ, टाइम आप उसको हाइलाइट करते रहें। बस हाँ, अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि अंडरलाइन हाँ। कर दो, उससे हो जाता है। हुँ, हुँ, जो एमएससी बेस पे जो एग्ज़ाम हुआ था, हुँ, उसमें आप ज़रूर थोड़ा कहीं-कहीं आप हुँ, दूसरे पेन से हाइलाइट कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिखा, कोई वैरायटी लिखी हुँ, या हुँ, फिर कोई ईयर लिखा, कोई साइंटिस्ट का नाम हुँ, लिखा, हुँ। तो उसको आप दूसरे पेन से ज़रूर हाइलाइट कर सकते हैं या कोई की पॉइंट्स हैं, तो जी उसको सर। हाइलाइट कर सकते हैं आप। हाँ, और जैसे कि सर हम बात ही कर रहे थे इसकी, तो इसके अंदर जो आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट कहीं से आपको क्वेश्चन मिलते थे या आप आपस में डिज़ाइन कर लेते थे कि आप मेरे लिए बनाओ, मैं आपके लिए टेस्ट बनाता हूँ या कैसे मतलब? एक तो रोहितास मैंने बताया कि जो आईआईएम में क्या है कि एक बहुत ही अच्छा है कि आईआईएम क्या दूसरी जगह भी जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होते हैं। हाँ, एग्ज़ामिनेशंस। हाँ, जो हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव के जो क्वेश्चंस होते हैं हुँ, आप उनको ले सकते हैं। जी जो सर। प्रीवियस ईयर एआरएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी सर। उनको आप ले सकते हैं और कुछ क्वेश्चन खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हुँ, इससे हुँ, हम ये पता लगा सकते हैं कि इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं जी जा सर। सकता। तो उस बेसिस पे हम खुद क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो हम तो क्या करते थे कि 2 दोस्त होते थे, जैसे मेरे दोस्त थे प्रशांत वगैरह और हुँ, हुँ, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था सुनैना वगैरह। तो हुँ, हुँ, फिर जैसे उन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन बनाए, मैं उनके लिए क्वेश्चन बना देता था हाँ, और फिर हम एक दूसरे को लिए लिख लेते थे और फिर उसको इवैल्यूएट करवा लेते थे, आपस में क्रॉस इवैल्यूएशन हो जाता था। तो इस तरह से आप हर 1 वीक में या 2 वीक में आप मॉक ज़रूर लिख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले कम से कम आप 7 से 8 मॉक ज़रूर लिखें, तो इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। जी सर। उसके अलावा हम जैसे बात करें मेंस एग्ज़ामिनेशन की तो एक प्रेशर होता है जैसे क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप पहुँचते हो कहीं न कहीं, हुँ। तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया कि ठीक है क्योंकि वहाँ पे
मतलब पेन हमें चलाना है रेगुलरली तो। देखो रोहिताश, हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, एक फियर तो हमारे मन में रहता ही है जी कि सर। एग्जाम के दिन की कैसा होगा। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, एक फियर रहता है, लेकिन ये है कि जो फियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं हम अपनी मॉक टेस्ट देके, हम्म, और अपने स्टडी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। उससे हमें जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमें ये फियर नहीं रहेगा कि मेरा पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, हम्म, क्योंकि वो प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ टाइम की तो। हाँ, और एक खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होता है कि हाँ मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं पढ़ के गया हूँ वो अच्छे से पढ़ा है। अगर वो मुझे नहीं आता तो वो फिर किसी को नहीं आता है। जी सर, जी तो सर। वो, और अगर कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम्म, आप उसको अपने नॉलेज के थ्रू आप टैकल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई नहीं आता है तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें लिखें, लेकिन आप पेपर ज़रूर पूरा अटेंड करके आएँ। स्किप नहीं करना चाहिए हाँ, क्वेश्चन। एक स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हम्म, और आप हर एक क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करें। आपको अगर ये नहीं सब क्वेश्चन के बराबर मार्क्स होते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करें। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसको 10 की तरह ट्रीट करें, 5 वाला है तो 5 की तरह, लेकिन पूरा कंटेंट ज़रूर लिख के आएँ, और क्वालिटी अपने आंसर में रखें। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से बना सकते हैं माइंड मैप के थ्रू। ओके सर, ये हो गई मेंस की बात। फिर सर मेंस का रिजल्ट आया, हुँ। तो रिजल्ट का भी, मेंस का भी आपको इंतज़ार ही होगा। हाँ, वो इंतज़ार तो सबको ही रहता है, जो कि एसआरबी ने वैसे काफ़ी टाइम ले लिया, अच्छा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फिर हम इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में कितना टाइम आपको इंटरव्यू के लिए मिला, मीन्स कितने महीने? मतलब शॉर्ट लिस्ट होने के बाद तो काफ़ी टाइम मिला था इस बार, क्योंकि इन्होंने जून में मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था, हाँ, हाँ। और नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू लिया, तो टाइम काफ़ी था। लेकिन जब इन्होंने डेट दी हुँ, उसके बाद हमें 1 महीने के आसपास टाइम मिल गया था अच्छा, इंटरव्यू के लिए। डेट अनाउंस होने 1 के डेढ़ बाद में। महीना मिल गया था, हाँ, जेनेटिक्स के लिए। हाँ, जी सर। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी और कैसे तैयारी की? तो इंटरव्यू में बेसिकली हमने जो एमएससी और पीएचडी में रिसर्च करी होती है, तो उससे रिलेटेड ही पूछते हैं। तो फिर एमएससी और पीएचडी में मैंने जो काम किया था उसको, मेरी थीसिस को मैंने अच्छे से पढ़ा, हुँ, हुँ, और जो करंट जो सिनेरियोस होते हैं, कुछ जैसे जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड हुँ, कुछ हुँ, हो रहा है जेनेटिक्स में, हुँ, हुँ, या फिर ट्रांसजेनिक से रिलेटेड कुछ नई हुँ, हुँ, डिस्कवरी हुई है, या फिर अ, जो चैलेंजिंग इश्यूज हैं हुँ, हुँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जेनेटिक्स से हुँ, हुँ। रिलेटेड, उनको हमने इस बार उस इंटरव्यू के टाइम पे हमने प्रिपेयर किया था अच्छे से। फिर आपको आपके जो बेसिक हैं आपके सब्जेक्ट के, वो अच्छे से रिवाइज करने जाने होते हैं। मतलब आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि वहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशंस पूछते हैं वो, फिर वो कभी हमें याद नहीं आ पाती, तो वो अच्छे से आप गो थ्रू होके जाएँ। मतलब प्रॉपर हाँ, डेफिनिशन आप वहाँ पे बोलोगे तो इम्प्रेशन हाँ, जाएगा एक। इंप्रेशन अच्छे से जाता है। और सर मोस्टली जो हमारा जो इंटरव्यू है, उसका जो मेन है वो वही है कि मतलब इंटरव्यू में तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो ज़्यादा चेक करते हैं, नॉलेज तो ऑलरेडी चेक कर हाँ, चुके होते नॉलेज हैं। तो मेंस में चेक कर चुके हैं, तो फिर वो आप देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे पा रहे हैं। तो आप बेसिक अच्छे से रिवाइज़ करके जाएँ, अपना एमएससी और पीएचडी का थीसिस अच्छे से देख के जाएँ, और जो करंट इवेंट्स आपके एग्रीकल्चर में आपके से सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहे हैं, उनको अच्छे से देख के जाएँ, और बस वही कॉन्फिडेंट रहें, और अच्छे से आप जितना अच्छे से जवाब देंगे, उतना ही आपका इंटरव्यू सही होगा। तो सर इंटरव्यू से पहले तो थोड़ा मतलब ऐसा रहा होगा कि थोड़ा घबराहटी वगैरह, मतलब हाँ, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस, क्योंकि के हाँ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने पैनल है, जाते ही वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपका पूरा जो आपसे पूरा सर पहले सीवी इसमें ले हाँ, लेते हैं पूरा मतलब। सीवी लेते हैं इसमें। पहले आपको एक समरी शीट बनानी होती है। हाँ समरी सर। शीट में आपका सारा डिटेल होता है। उसमें आपका जो बेसिक डिटेल्स है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, हम्म, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, हम्म, आपने कब यूजी, पीजी, एमएससी, पीएचडी कहाँ से करी है, हम्म, उसका पूरा डिटेल होता है। हम्म, और आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसमें हम्म, कोई रिव्यू पेपर वगैरह जो हम्म, आपने किए हैं, हम्म, पेटेंट, इस बार तो पीएचडी बेसिस पे था तो पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट, ये बहुत कुछ सारी, था। हाँ, ये सारी डिटेल भी थी, तो ये सारा रहता है। तो आपका समरी शीट अच्छे से तैयार करें, हम्म, समरी शीट को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, हम्म, उसमें ऐसी चीज़ कोई मेंशन ना करें जो जो आप, आपने ना की हो। हाँ, जो आपने नहीं करी हो, और या फिर जो इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता हो, वैसी चीज़ मेंशन ना करें। इसमें आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो भी होती है समरी शीट के अंदर। हम्म, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम्म, स्पोर्ट्स वगैरह, कल्चरल में आपने कहीं पार्टिसिपेशन किया है तो वो,
कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, उन सब की डिटेल आपकी समरी शीट में होती है। तो इंटरव्यू से पहले समरी शीट अच्छे से भर लें और समरी शीट को अच्छे से पढ़ के जाएँ, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो समरी शीट में के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि उसी में हमारा रिसर्च पेपर का, एमएससी पीएचडी का मेंशन होता है। और इस बार तो पीएचडी बेसिस पे तो उन्होंने रिसर्च पेपर भी मंगवाए थे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने रिसर्च पेपर से भी पूछे थे, और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की अच्छे से होनी चाहिए, डेफिनेशन से अच्छे से गो थ्रू हो जाएं, और अपना एमएससी और पीएचडी का थीसिस अच्छे से पढ़ें, और आपने जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनमें आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज करी थी, और आपका उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होगा आपकी स्टडी का, वो अच्छे से आप तैयार कर लें। ओके सर, तो इसमें सर जैसे कि अभी तो पीएचडी वाले में तो कंपलसरी था रिसर्च पेपर, पेटेंट वगैरह सब। हाँ। तो सर जैसे एमएससी बेसिस पे जो देते हैं, तो क्या उसमें रिसर्च पेपर होना कंपलसरी है इंटरव्यू में? हाँ, नहीं, नहीं, कम एक्चुअली कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एमएससी का रिसर्च पेपर लेके जाएँगे हुँ, और आपको कोई पीयर है जिसका रिसर्च पेपर नहीं होगा, तो उसका थोड़ा एक अलग इंप्रेशन होता है। हुँ। तो एज़ ए एग्ज़ाम में उसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा एक अलग इम्पैक्ट होता है। कि क्योंकि फाइनली हुँ। आप साइंटिस्ट बन के रिसर्च ही करने हाँ, वाले हो, रिसर्च और ही करने वाले आपने हो। आर्टिकल अभी तक पब्लिश नहीं किया है, मीन्स आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है हाँ, कुछ भी। नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहता ही है। हाँ, हाँ। तो अगर आपने कोशिश करें कि अपने एमएससी का पेपर जल्दी पब्लिश कर लें, तो वो एक थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो फिर एमएससी और पीएचडी वालों में भी एक कंपैरिज़न हो जाता है। जी सर, जी सर। तो सर ये तो हमने पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात की, हुँ। और तो सर ये जर्नी कैसी रही, मतलब आप एक मीन्स एक मिडिल क्लास फैमिली से, फार्मर फैमिली से आप बॉर्न जन्मे, उसके बाद एक वैज्ञानिक बनने तक का सफ़र, तो किस कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को मीन्स? हाँ, पहले तो जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मेरे पापा टीचर हैं, तो ठीक है। फिर शुरू से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद फिर मैंने 1-2 साल मेडिकल की तैयारी की थी। उसके अच्छा। बाद मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने एग्रीकल्चर में आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर में यूजी में एडमिशन लिया। लेकिन एग्रीकल्चर में आने के बाद फ़ील हुआ कि जो भी गॉड्स के प्लान होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। यस तो सर। फिर धीरे-धीरे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर जी सर। आईआईएम में आ गए, फिर यहाँ से एमएससी पीएचडी करी, जी सर। और स्ट्रगल रहा बहुत सारी, 1-2 जॉब में कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। लेकिन जो होता है अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अपना-अपना स्ट्रगल होता है, अपना मेहनत अच्छे से करें, अपने एफर्ट्स अच्छे से डालें, और आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग रही, और सबकी जर्नी चैलेंजिंग होती है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। फाइनली सर, तो सर कैसे आपने मतलब इस जर्नी में थोड़ा अपना, एक होता है ना सर कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं, मतलब हाँ, बहुत हाँ। जल्दी, मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एक एग्जाम में नहीं हुआ मतलब वो घबरा जाएंगे, क्यों नहीं हुआ, मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने तो सब कुछ किया था, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ा था, मैंने तो ये किया था, मेरा क्यों नहीं हुआ, और उसको डिप्रेशन इतना ले लेते हैं कि उससे फिर ओवरकम नहीं हो पाते हैं। हुँ। तो मीन्स वो चीज़ आपने कैसे उसको ओवरकम किया, मतलब सर? हाँ, जैसे कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और हमारा नहीं होता, तो हम थोड़ा स्ट्रेस फ़ील करते हैं कि हमारे साथी का हो गया, हमारा नहीं हुआ, हाँ तो सर। कहीं न कहीं स्ट्रेस तो रहता है। जी सर। लेकिन ये है कि साथी का अपना स्ट्रगल है, साथी का अपना लक है। कभी-कभी आप थोड़े अनलकी रहते हैं तो नहीं मिलता, लेकिन आप पहले डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, और उसमें अपने 100% एफ़र्ट्स डालें। तो अपने एफ़र्ट्स ज़रूर डालें, और पहले डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। इधर-उधर भटके ना, पूरा अपना एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगाएँ। कभी क्या होता है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एक प्रिपरेशन कर रहे जी हैं, सर। फिर बीच में कोई दूसरा एग्ज़ाम आया, उसके लिए प्रिपेयर जी करने सर। लग गए, तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, जी और सर। फिर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। जी सर। औ और पेशेंस इज़ द की, मतलब आपको पेशेंस रहना पड़ता है। टाइम के साथ चीज़ें मिलेगी। अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाएँ, और फिर कभी-कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आज नहीं कल आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये तो है। बिल्कुल। वो तो हम देख पा रहे हैं कि हुँ। रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं सर। सर आपकी जो ये जो भी जर्नी रही, उसमें सबसे जो मोटिवेटिंग एक पर्सन होता है, जिसको देख के हम हमेशा मोटिवेट होते हैं, जो हमेशा एक अपना एक लो टाइम आता है तो हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए जो, तो वो आपके इस जर्नी में कौन रहे सर? तो इस जर्नी में सबसे मोटिवेटिंग तो मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर ही रहे हैं, क्योंकि एक कहीं न कहीं होता है कि हमारे पेशेंस के साथ तो उनका पेशेंस भी चेक होता है। तो
कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं होता था तो बुरा तो लगता था, लेकिन फिर घर वाले हिम्मत देते थे कि नहीं, आज नहीं तो कल होगा। तो पेरेंट्स का मोटिवेशन काफ़ी रहा। उसके बाद फिर हमारे जो एमएससी और पीएचडी के एडवाइज़र थे डॉक्टर गोपालकृष्णन सर, और मेरे जो पीएचडी के एडवाइज़र थे डॉक्टर सी भारद्वाज सर, उनका काफ़ी मोटिवेशन रहा। उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी टाइम दिया पढ़ने के लिए, और टाइम टू टाइम वो हमें इनकरेज करते रहते थे पढ़ने के लिए कि आप अच्छा करो, पढ़ो अच्छे से, कुछ हेल्प चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। तो इन लोगों का मेन इम्पोर्टेंट रहा। फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड्स सर्कल अच्छा होना ज़रूरी है आपका। अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा तो आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करते रहेंगे, तो ऐसे आप ग्रो करते रहेंगे। जी सर। तो सबका ओवरऑल, सबका कहीं न कहीं अच्छा इम्पैक्ट रहा है। क्योंकि सर एक हम क्रॉप को भी ग्रो करते हैं तो उसमें मल्टीपल हुँ। फैक्टर का रोल होता है, तब जाके हाँ, हाँ। वो हमें यील्ड देती है। यस। तो लाइक दैट। तो एक पर्सन तो कुछ नहीं होता, आपके साथ बहुत सारे होते हैं। आपकी सक्सेस में केवल आप ही नहीं हैं जो सक्सेस हुए हैं, आपकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों का स्ट्रगल है। जी सर, जी हुँ। सर। तो सर ओवरऑल बात यही है कि ये सब तो हमने पढ़ाई-लिखाई की पूरी बात की। आईआरआई की लाइफ कैसी रही? और सर हाँ, आप आईआरआई की लाइफ एकदम मस्त रही। आईआरआई में आने के बाद एकदम जैसे कि हम ग्रेजुएशन में थे, उसके बाद एकदम ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। जी सर। आईआईएम में आने के बाद हमारे नए फ्रेंड्स बने। फिर उसके बाद हम कहीं भी पढ़ना हो, कोई मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, तो हम साथ ही बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। फिर कहीं हैंग आउट होना हो, बाहर जाना हो, इंडिया गेट कहीं घूमना हो, तो आईआईएम की लाइफ़ तो एकदम मस्त रही। हॉस्टल ओआरएन लाइफ़, ओआरएन भी जाते थे क्या सर? हाँ, ओआरएन भी जाते थे। यहाँ पे तो ओल्ड राजेंद्र नगर है पास में ही, जहाँ पे हाँ, मोस्टली यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली आईआरआई के स्टूडेंट्स दिन में कम और रात में ज़्यादा जाते हैं। चाय हाँ, जाते चाय हैं। पीने मोस्टली जाते हैं वहाँ। तो सर आईआरआई को आप कैसे देखते हैं? मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन, मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ के स्टूडेंट्स का माइंडसेट, आप इस चीज़ को। एक तो हमें पता है कि आयरन में जो भी लोग आते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और साथ में इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। जी सर। तो पढ़ने में तो होशियार होते ही हैं। फिर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि साइंटिस्ट पढ़ाते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो सबसे अच्छी है। जी और सर। यहाँ पर हॉस्टल है, वहाँ पर हर हॉस्टल में अपने रीडिंग रूम है। जी सर। तो एक पढ़ने का अलग अलग माहौल है। जी सर। और तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आईआईएम में अवेलेबल हैं। आप चाहे फैकल्टी की बात करें, चाहे आप रिसोर्सेज़ की बात करें, तो उस हिसाब से अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में आईआईएम के स्टूडेंट्स इसलिए अच्छा कर पाते हैं और यहाँ पर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और प्लस मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ मतलब रुकते नहीं है ऐसे। हाँ। मैं तो डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर साहब का रिजल्ट आया। मैंने को लगा कि जब रिजल्ट आ जाता है तो अपने ऐसे होता है ना कि अब तो दिखेंगे नहीं। मैंने अगले दिन देखा, सुबह डॉक्टर साहब फिर रीडिंग रूम में बैठे। मैं कहा, डॉक्टर साहब क्या हो गया, अभी तो कल ही साइंटिस्ट बने हो, अब तो रुक जाओ। तो वो एक वो सर वो आदत सी हो गई होगी अब हाँ, तो कि अब तो। एनवायरनमेंट में अब जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, तो एक हमारा रूटीन बन जाता है वो। जी सर। रूटीन बन हाँ, जाता है। हमने तो सर आपको, हम तो डेली जो है हमारा तो रीडिंग रूम में मिलता है, हाँ। मिलना-जुलना होता रहता है। और इसी के साथ सर जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और जो आज आपका वीडियो देखकर हुँ। वो ये सोचे कि क्या मैं आरएस मैं भी बन सकता हूँ क्या? तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मतलब कोई भी एआरएस बन सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या मैं मतलब यहाँ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तभी मैं एआरएस कर सकता हूँ। एआरएस किसी का भी हो सकता है, बस आपको सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, पूरा हार्ड वर्क करना है और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएँगे तो आप भी एआरएस बन सकते हैं। आप ये ना सोचें, अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे कुछ सोचते हैं कि केवल एआरएस तो आईआईएम वालों का ही होता है। माइंडसेट बना दिया सर, वो सिर्फ उन्होंने माइंडसेट बनाया है, मतलब ये कि हाँ, आप हम ये केवल आईआरआई के स्टूडेंट्स के लिए बना है। और आईआरआई में मोस्टली टॉपर्स आते हैं तो वो मतलब एआरएस की करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इतना कल्चर है। मतलब एआरएस इज लाइक मतलब एक ड्रीम जॉब होता है ये। मोस्ट ऑफ द जो हमारे एग्रीकल्चर स्कॉलर्स होते स्टूडेंट हैं का, हाँ। उनका ड्रीम जॉब होता है यहाँ। और दूसरे फिर compete भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ सीनियर्स की जो गाइडेंस है सबसे मोस्ट हुँ। इम्पोर्टेंट। और सर होप सो आपके इस वीडियो से ऑफ कोर्स उनको भी, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं, उनको भी गाइडेंस मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा।
और यही है, मीन्स कि आप भी तैयारी करोगे तो आप आईसीआर जेआरएफ के थ्रू आप मेहनत करोगे तो आप आईआरआई पहुंच सकते हो। जेआरएफ में आप नहीं करते हो, आप मान लो आपने ध्यान नहीं दिया, बीएससी में आपने नहीं पढ़ाई की, आप एमएससी में फिर तैयारी कीजिए। आप कभी भी आप लगातार अगर आपने 6 महीने आपने तैयारी कर ली अच्छे से तो आपकी आने वाली 6 साल बदल जाएगी। और एसआरएफ में नहीं होता है तो भी आप एआरएस लिख सकते हैं। आप बाहर से भी आप तैयारी कीजिए, आप अपने में करेज रखिए, आप सिलेबस को उठाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। कंटेंट आज इतना अवेलेबल है सर, ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब जैसे जेनेटिक्स से अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या क्या रिसोर्सेज है। उसी प्रकार से अदर जो हमारे डोमेन है, डिवीजन है, उनका भी कंटेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि कैसे हम तैयारी करें, वो हाँ यूट्यूब के थ्रू मिले या कैसे भी सर। हाँ, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सर आप हाँ, कुछ भी एक चीज़ सर सर्च हाँ करना चाहे तो आपको तुरंत ही मिल जाती है। और यूट्यूब का सहारा लें आप, और गूगल का सहारा लें, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सर, क्या मैं एक और क्वेश्चन था मेरा, सर क्या एआरएस की कहीं मेंस प्रिपरेशन में चैट जीपीटी का आपने कहीं यूज में लिया? मतलब ये मोस्ट ट्रेंडिंग एआई टूल है जिसको मोस्टली यूज में लेते हैं। हाँ, मैंने तो काफ़ी यूज़ लिया। जैसे बीच में कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी, या फिर मेंस के आंसर को मुझे स्ट्रेंथन करना होता था, हम्म, तब मैं चैट जीपीटी पे सर्च करता था, तो वो मुझे हम्म, एक ऑर्गेनाइज़ वे में अपना कैसे आंसर लिखना है वो हम्म। प्रिपेयर करके देता था। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना उसमें वैल्यू एडिशन करता था, और फिर वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। मीन्स डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट मत रहो, उसको आप हाँ, फिर मॉडिफाई करो, बट आप उसको यूज में लो हाँ, वो क्योंकि एज़ अ सप्लीमेंट यू रॉ कैन यूज़। मटेरियल, हाँ, एज ए रॉ एज़ मटेरियल। अ रॉ मटेरियल यू कैन यूज़। यस सर। एंड काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप जल्दी समय, कम टाइम में आप हाँ कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना है, वो चैट जीपीटी और एआई के थ्रू आप उसको श्योर। भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत, सबके पास 5G मोबाइल्स हैं, और हाँ बहुत सर, तो रिसोर्सेज की तो अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कमी बस नहीं है। कमी है तो आपके डेडिकेशन की, आपके डिसिप्लिन की और हार्ड वर्क की। तो आप अगर सही डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क एनर्जी लगाएंगे हम्म। तो आप एआरएस भी कर सकते हैं, और यूपीएससी और दूसरे एग्जाम भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। हाँ सर, और एक और सर कि अब तो आप ऑफिशियली थोड़े दिनों में आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद क्या होता है सर? थोड़ा आगे का भी थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। मतलब जस्ट रिजल्ट आ गया अभी आपका, आपका अब सिलेक्शन हो गया, अब आगे का क्या प्रोसेस तो होगा? रोहिताज, सभी रिजल्ट आया तो इसके बाद ये मेडिकल करवाएंगे। हम्म। तो अभी मिनिस्ट्री वाला मेडिकल के लिए इनका शेड्यूल आएगा। जी सर। तो मेडिकल के बाद फिर ये हमें नार्म भेजेंगे। जी नार्म में सर। फिर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। हम्म। और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर 6 महीने का एक अटैचमेंट होता है। जी सर। और अटैचमेंट के बाद फिर हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहीं ना ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर तो उसके बाद ये एंट्री लेवल साइंटिस्ट है। फिर उसके बाद हमें हमारा वर्क असाइन होगा, और हम्म, जो भी इंस्टीट्यूट के मैंडेट्स होंगे उसके हम्म। अकॉर्डिंग फिर हम अपना रिसर्च कैरी आउट करेंगे। जी सर। तो सर इसमें जैसे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में आईसीआर, उसमें पोस्टिंग मिलती है इसमें? हाँ, इसमें पोस्टिंग मिलती है। ओके सर। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हाँ हैं सर। उनमें हमें कहीं सर भी अब पोस्टिंग मुद्दे की भी मिलेगी। बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात तो सर पैसा ही है ना आखिर में। तो हाँ, सर क्या इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब बेसिकली आपको इन हैंड सैलरी जब पहले महीने की सैलरी आएगी तो वो कितनी आएगी सर? तो ये 6 लेवल का 6,000 पे ग्रेड है एआरएस हम्म। का, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का। और ये हाईएस्ट पे ग्रेड है इंडिया में। मतलब आपको साइंटिस्ट से ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं होती है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट सैलरी इन टर्म्स ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे में सबसे ज़्यादा सैलरी साइंटिस्ट की है। तो ग्रोस सैलरी अराउंड 1 लाख के आसपास होती है, और आपके हैंड में अराउंड 75,000 के आसपास इसमें आपको मिलते हैं देख लो मंथली। दोस्तों, पहले महीने की सैलरी 1 लाख रुपए जाते ही। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो हो गई सर सैलरी। उसके बाद में सर इसमें आगे प्रमोशन और फाइनल जो है किस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं? मतलब एक फाइनल है कि हाँ, आप एआरएस बन के जो है आप क्या बन सकते हैं? मतलब सबसे जो टॉप लेवल की पोजीशन क्या है, वहां तक कहाँ तक पहुंच सकते हैं? तो इसमें पहले तो साइंटिस्ट होता है, फिर जी उसके सर। बाद सीनियर, कुछ साल 4-5 साल बाद प्रमोशन होता है। उसके बाद आप सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं। और पहले सीनियर साइंटिस्ट स्केल होता है, उसके बाद हम्म। सीनियर साइंटिस्ट स्केल के बाद आप सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं। जी सर। और उसके 5-6 सालों के बाद आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन जाते हैं। मतलब 10-12 साल की सर्विस के बाद आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन जी जाते सर। हैं। तो फिर तो फिर 2-3 लाख फिर है ना? उसमें आपकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास पहुंच जाती है। जी सर। तो और आप पहुंचना चाहें तो फिर आगे तो डायरेक्टर लेवल और कहीं भी वीसी लेवल कहीं भी।
तक सर पहुंच सकते हैं। डीजीपी तो हाँ, डीजीपी वही साइंटिस्ट ही जो वगैरह होते हैं, जो सबसे प्रोफेसर टॉप होते हैं। लेवल की जो हमारे आईसीआर की जो हम्म, पोजीशन है, डीजी, और सेक्रेटरी जो हमारे बनते हैं वो भी एज ए साइंटिस्ट ही रिक्रूट हाँ, होते एज ए हैं, साइंटिस्ट रिक्रूट और होते हैं। उसके बाद में उस पोजीशन पे वो पहुंचते हैं। हम्म। तो वो तो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होता है उसके बाद में कि आप रिसर्च कैसा हाँ, कर रहे आप हो। कैसा रिसर्च करते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फील्ड में, हाँ, तो फिर आप उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ओके सर। हम्म, सर बहुत लंबी हमने चर्चा कर ली, हम्म, और बहुत इंसाइटफुल जो है ये हम्म, हमारा डिस्कशन रहा मोस्टली, yes, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। फिर हमने सर की जो स्टोरी है उसको भी जाना, कैसे सर का पूरा स्ट्रगल रहा, कैसे वो एक मिडिल क्लास से साइंटिस्ट तक का उनका सफ़र रहा। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हमने समझा। हमने ये भी बात की कि हर स्टूडेंट जो है वो इसकी तैयारी कर सकता है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो। इवन सर अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी आईसीआर ने कि हम्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी ने बीएससी कर ली। सर बाय द वे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को नहीं पता, और मैंने गलती से, पोटेंशियल है मेरे में, बट मैंने यूजी में एडमिशन ले लिया कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मुझे फिर पता चल रहा है मैं जेआरएफ की कर रहा हूँ तैयारी, मैं आईआरआई जैसे इंस्टीट्यूट में पहुँच सकता हूँ। और आराम आईआरआई से। इंस्टीट्यूट में आप अगर एक बार पहुँच गए फिर तो फॉर श्योर आपका आईआरएस का तो माइंडसेट पक्का ही है, फिर तो उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, हम्म, और अपने आप पे बिलीफ रखिए। आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और थैंक यू सो मच सर, आप पहुँचे, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो आपने मच। अपने जूनियर्स को गाइड किया, और आने वाले समय में ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी इसको देख के अगर एक स्टूडेंट भी मोटिवेट होता है और वो मोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं वो कोई सी भी एग्जाम को क्रैक करता है या बाय द वे साइंटिस्ट बनता है, इट मीन्स जो हमारा पर्पस था, जो 1 घंटे का यहाँ पे बैठने का, वो हाँ, हमारा सर पूरा हो गया। और सर फाइनली आप कुछ लास्ट मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को सर? बस वही है कि चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में लगे रहें, और स्ट्रेस में ना आए, खुद को स्ट्रेस में ना आने दें। कभी कभी आता है तो हम ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, और तो सही डायरेक्शन में लगे रहें, अपने एफर्ट्स डालते रहें, आपको रिजल्ट्स एक दिन ज़रूर मिलेंगे। सबको यही बोलना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप जो भी करें अपने फील्ड में अच्छे से कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। सो थैंक यू सर वंस अगेन। और आप सभी इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहिए, और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में कहीं फेल हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन में चल रहे हैं कि मेरा एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा। उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जो अभी बीएससी में है, जो आपके दोस्त है, उनको पता चलेगा एआरएस क्या है, ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सके। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने अभी तक इस साल एमएससी में एडमिशन लिया है, ताकि जब अगला एआरएस का नोटिफिकेशन आए, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दे, उनमें एक कॉन्फिडेंस आए। और जो हमारे नए व्यूवर्स जुड़े हैं अभी, ऑलरेडी जो आईआरआई वाला पे है वो तो सब्सक्राइब कर रखे होंगे, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जो अदर जो हमारे डोमेन है, अदर सब्जेक्ट है, उनके अंदर भी जो हमारे जो इस बार सिलेक्शन हुआ है साइंटिस्ट के अंदर, एआरएस के अंदर, उनका हम इसी प्रकार से जो है डिस्कशन हम पॉडकास्ट टाइप में करेंगे। और हमेशा खुश रहिए, मस्ती में रहिए, और हमेशा अपने आसपास जो है खुशियाँ बांटते रहिए, और देखते रहिए आईआरआई वाला। थैंक यू।